चलिए दोस्तों, हम मल्टीमीडिया के अंतर्गत नेक्स्ट एलिमेंट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ग्राफिक्स। इसके पहले हमने टेक्स्ट के बारे में विस्तार से पढ़ा और जो टेक्स्ट है उसके अलावा हमने प्रेजेंटेशन बनाना भी देखे, यानी फोटोशॉप में एक नई इमेज बनाना भी देखे। और अब हम पढ़ेंगे ग्राफिक्स। ग्राफिक्स होती क्या है इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो ग्राफिक्स आप कैसे समझ सकते हैं? ग्राफिक्स जो है दो प्रकार की होती है। एक तो लाइन ड्राइंग होती है और एक इमेजेस होती है, यानी कि एक वेक्टर इमेज हो सकती है और एक रास्टर इमेज हो सकती है। वेक्टर इमेज ऐसी होती है जिनके पिक्सल, मतलब जो पिक्सल तो हम बोलेंगे नहीं, जो कि साइज बढ़ाएंगे तो भी जो है उसकी क्वालिटी नहीं घटेगी, परंतु जो इमेजेस होती है जो कि जेपीजी होती है या अन्य किसी प्रकार की जो कि पिक्सल से मिलकर बनी होती है, जैसे जैसे हम साइज बढ़ाते हैं उनकी क्वालिटी घटते जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम जो है ग्राफिक्स के बारे में जानने वाले हैं मल्टीमीडिया के अंतर्गत। देखिए, ग्राफिक्स को कंप्यूटर ग्राफिक्स भी हम बोल सकते हैं कि ऐसी कला है जिसमें जो है इमेजेस इमेजेस देखने को मिलती है। दूसरा, लाइन देखने को मिलती है। लाइन मतलब सिंपल लाइन हम देख सकते हैं। चार्ट देखने को मिलते हैं। चार्ट इस प्रकार से कोई भी हम रेखा चित्र हम बोल सकते हैं, उसको जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के माध्यम से बनाया जाता है। यानी कि इमेज हो गया, लाइन हो गया, चार्ट हो गया, इनको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के माध्यम से बनाया जा रहा है तो वो क्या कहलाएगी? कंप्यूटर ग्राफिक्स कहलाएगी। कंप्यूटर स्क्रीन पर चित्रों को ड्रॉ करना, जैसे मान लीजिए मैं अभी ये पेन्स है, देखिए ये जो है मेरा स्टाइलिस है। स्टाइलिस के माध्यम से मैं अगर यहाँ पे स्क्रीन पर कुछ बना देता हूँ तो इसका मतलब क्या है? ये ग्राफिक्स से बन गया। एक रेक्टेंगल बन गया, ठीक है, एक सर्कल बन गया, एक लाइन बन गई, एक ट्रायंगल आप बना सकते हैं। तो इनको हम कंप्यूटर ग्राफिक्स बोलेंगे। कंप्यूटर की मदद से पिक्चर को क्रिएट करना कंप्यूटर ग्राफिक्स कहलाता है। और मतलब 2 या 3 डायमेंशन, जिसे हम 2D या फिर हम 3D बोलते हैं। 2D मतलब होता है, जैसे आप मान लीजिए किसका उदाहरण लेते हैं, एक इमेज है जो कि दीवार पे लगी है, उसको 2D बोलेंगे। पर 3D हम बोलेंगे, जैसे मान लीजिए देखिए ऐसा घूम घूम के हम देख पा रहे हैं, जैसे एक व्यक्ति को हम देखते हैं, वैसे ही हम अगर इमेज में देखते हैं तो उसे हम 3D बोलते हैं। तो 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल पिक्चर को क्रिएट किया जा सकता है। इसमें पिक्चर को क्रिएट करके उसको मॉडिफाई भी किया जा सकता है, साथ में उसको स्टोर भी किया जा सकता है। ठीक है, ताकि हम फ्यूचर में उसका उपयोग कर सकें। इसके अलावा कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से हम कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी भी साइज़ की जो इमेज है उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। मतलब साइज़ की इमेज, जो किसी भी साइज़ की इमेज को बड़ा कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। तो हर एक प्रकार से हम जो उसको मैनेज कर सकते हैं। ग्राफिक्स को कंप्यूटर में बहुत सारी एल्गोरिदम और टेक्निक्स का प्रयोग करके प्रस्तुत किया जाता है। वर्तमान में कंप्यूटर ग्राफिक्स का उपयोग जो है यहाँ पे हर जगह देखने को मिलता है। जैसे आप टीवी देखते हो, यूजर इंटरफेस में जैसे टीवी देखते हो तो टीवी में आप कंप्यूटर ग्राफिक्स देख सकते हैं। मोशन पिक्चर में आप कंप्यूटर ग्राफिक्स देख सकते हैं। मोबाइल में गेम है उसमें भी कंप्यूटर ग्राफिक्स देख सकते हैं। तो हर जगह आपको जो है कंप्यूटर ग्राफिक्स देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। कंप्यूटर ग्राफिक्स बहुत सारे पिक्सल से मिलकर बना होता है। देखिए मैंने बताया था, जैसे अगर रास्टर इमेज की बात करें, किसकी बात करें? रास्टर इमेज की। तो रास्टर इमेज जो होती है वो होती है पिक्सल से मिलकर। पिक्सल मतलब एक डॉट, और इसी प्रकार के डॉट ढेर सारे एक साथ मिल जाए, हमको हालांकि दिखते नहीं है, एक एक एरिया में एक बहुत सारे डॉट मिलकर एक चित्र बनाते हैं, तो उसे हम बोलेंगे रास्टर इमेज, यानी कि पिक्सल से मिलकर बनी होती है। और पिक्सल जो होते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाला सबसे छोटी यूनिट होती है जो कि ग्राफिक्स की होती है। कंप्यूटर ग्राफिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले वह वेर्न हडसन और विलियम फेटर, इन्होंने 1960 में किया था। मतलब कंप्यूटर ग्राफिक्स शब्द का जो सबसे पहला प्रयोग किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? वेर्न हडसन और विलियम फेटर्स के द्वारा। ठीक है, 1960 में। जब हम किसी कागज़ पर कोई चित्र ड्रॉ करते हैं, नॉर्मली हम कागज़ पे स्केच बनाते थे और उसमें हम पेंसिल, कलर है, इरेज़र है, इन सभी का उपयोग करते हैं। और कागज़ में चित्र बनाने वक्त जो है अगर कुछ गलत हो जाता है तो हम क्या करते हैं, जो रबर होती, इरेज़र होती, उससे हमको इरेज करना पड़ता था। उसमें दाग धब्बे या काला हो जाता था। अगर रंग गलत लग जाए तो दोबारा उसमें कागज़ पर चित्र बनाना पड़ता था। ये काफ़ी मेहनत भरा काम था, पर यही काम हम किस में माध्यम से कर पा रहे हैं? कंप्यूटर के माध्यम। तो हमारे लिए काम जो है काफ़ी आसान हो चुका है। तो इसी परेशानी से बचने के लिए क्या किया गया? कंप्यूटर ग्राफिक्स का इजाद हुआ, यानी कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है इसका प्रयोग हुआ ताकि हम कंप्यूटर में आसानी से कोई इमेज बनाएं। अगर कोई दिक्कत होगी तो उसको इरेज करके फिर से हम बना सकते हैं, कोई उसमें सुधार कर सकते हैं, सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। रोटेट करना हो, ठीक है, मॉडिफाई करना हो, सेव करना हो। इसके अलावा कंप्यूटर ग्राफिक्स का प्रयोग पेंटिंग करने, डेस्कटॉप पब्लिशिंग जिसे हम DTP बोलते हैं, बिल्डिंग आर्किटेक्चर, ठीक है, उसके अलावा जो है इसको बनाने के लिए हम ऑटोकेड एक सॉफ्टवेयर आता है, इसमें बनाते हैं। गेम बनाने में, मूवी बनाने में, विज्ञान में यानी साइंस में, मौसम का पूर्वानुमान लगाने में, इन सभी चीज़ों में आपको कंप्यूटर ग्राफिक्स का उपयोग देखने को मिलता होगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे कंप्यूटर ग्राफिक्स के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। देखिए
इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स होती है। इंटरैक्टिव का मतलब क्या होता है, जिसमें हम मतलब जो है टच करके कुछ काम करवा सकते हैं, यानी कि हम बदल पा रहे हैं, नहीं बदल पा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कंप्यूटर के माध्यम से बात करें तो कंप्यूटर मान लीजिए कोई इमेज हमने ओपन करे, तो हम इसको अगर नेक्स्ट करते हैं दूसरी इमेज आ जाएगी, ठीक है। इसको अगर प्रीवियस करते हैं तो इस साइड की इमेज आ जाएगी। तो इस प्रकार से अगर जिसमें हम टच करके काम करा सक रहे हैं माउस के द्वारा या टच करके, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। पर एक होता है नॉन इंटरैक्टिव, जिसमें हम कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता, ठीक है, मतलब कोई हमारा प्रभाव नहीं होता। जैसे मान लीजिए टीवी में जो सीरियल या फिर जो भी शो चल रहा है या जो मूवी चल रही है वो रेगुलर चलेगी, आप उसको आगे पीछे नहीं कर सकते, आप टच करके या फिर रिमोट के माध्यम से उसको आगे पीछे नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के कंप्यूटर ग्राफिक्स को क्या बोलेंगे, नॉन इंटरैक्टिव। और जिसमें हम काम कर सकते हैं, जिसमें इंटरेक्शन होता है, उसे हम बोलेंगे इंटरैक्टिव। तो यहाँ दो प्रकार है, इंटरैक्टिव और नॉन इंटरैक्टिव। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। देखिए, यूज़र का जो है पिक्चर पर कंट्रोल होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरैक्टिव होता है, यानी कि हम इमेज में बदलाव कर सकते हैं। टू वे कम्युनिकेशन होता है, पिक्चर हमको दिखती है तो हम अपनी इच्छा अनुसार पिक्चर को मेंटेनेंस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, नॉन इंटरैक्टिव में क्या होता है, पेसिव कंप्यूटर ग्राफिक्स इसको बोला जाता है। जिसमें पेसिव कंप्यूटर ग्राफिक्स वह होता है जिसमें दिखाई देने पर जो पिक्चर है उसमें यूज़र का किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं होता, यानी कि वो इंटरेक्ट नहीं कर सकता। तो ये आप जो है वन वे कम्युनिकेशन इसको बोला जा सकता है, ठीक है। देखिए, वन वे कम्युनिकेशन, जैसे स्क्रीन सेवर दिख रहा है तो वो दिखेगा ही, वेबसाइट या किसी ऐप में पिक्चर दिख रही है तो वो भी स्टैटिक इमेज है, टीवी में दिखाई देने वाले सो वो भी स्टैटिक है, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हैं एक बार। तो दोनों में अंतर देख लेते हैं। तो देखिए, इंटरैक्टिव में यूज़र इंटरेक्शन होता है और यहाँ पे यूज़र इंटरेक्शन नहीं होता है। देखिए, यहाँ पे इंटरेक्टिव में इसमें यूज़र का जो है इमेज पर पूरा कंट्रोल होता है, यहाँ पे कंट्रोल नहीं होता है। यहाँ टू वे कम्युनिकेशन होता है, यहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन होता है। देखिए, इस तरह से जो प्रोग्राम किया जाता है कि यूज़र ग्राफिक्स पर कंट्रोल कर सके और यहाँ पर किसी प्रकार की कोई कोडिंग नहीं होती जिससे कंट्रोल किया जा सके। जैसे एग्जांपल वीडियो गेम्स है, मूवी है, ग्राफिक्स, ये इंटरेक्टिव है और इसमें टीवी में दिखाई देने वाले शो, ठीक है, स्क्रीन सेवर, ये सब स्टैटिक, यानी कि एक प्रकार से नॉन इंटरेक्टिव है। दोनों में आप अंतर समझ गए। अब इसके फ़ायदे देख लेते हैं। तो हर ग्राफिक्स को कई रूपों में, जैसे फ़ोटो है, चार्ट है, लोगो का मतलब कोई कंपनी का पहचान चिन्ह हम बोल सकते हैं, इसके रूप में उपयोग किया जा सकता है। मतलब बिना कंप्यूटर ग्राफिक्स के जो आज की डेट में मार्केटिंग या फिर कोई अन्य एडवर्टाइजमेंट की जो है क्षेत्र हम देखें तो वो अधूरा है। प्रिंट है, मार्केटिंग, शिक्षा है और अन्य किसी भी क्षेत्र में चित्र का उपयोग करके जो है अपने विचारों को क्लाइंट तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है ताकि वो आकर्षित हो सके। नॉर्मली अगर टेक्स्ट आप लिखोगे, टेक्स्ट में आपको उतना आकर्षण नहीं मिलेगा, ताकि जो है जैसे इसी को हम सुधारने के लिए क्या करते हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स का उपयोग करते हैं। अपने विकासशील व्यापार जो व्यापार है, बिजनेस है, उसको प्रदर्शित करने के लिए इमेज का चुनाव किस प्रकार किया जाए, यानी कि इमेज बहुत ज़रूरी है, ठीक है। विज्ञापन के लिए इमेज ज़रूरी है। लोगों को आकर्षित या उपभोक्ता को आकर्षित करने के लिए अपने प्रोडक्ट को किस प्रकार आप प्रस्तुत कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों के लिए आपकी जो इमेज है वो काफ़ी लाभदायक होती है। मान लीजिए एक प्रोडक्ट बना है कंपनी में, उसके प्रचार के लिए जो है इमेज से उसको दर्शाया जा सकता है, ना कि टेक्स्ट से ज़्यादा दर्शाया। टेक्स्ट नॉर्मल होता है परंतु इमेज का ज़्यादा प्रभाव होता है, ठीक है। ग्राफिक्स के बहुत सारे प्रकार में मल्टीमीडिया में एकीकृत किया गया है, जैसे कि इमेज हम देख सकते हैं, मतलब एक इमेज के रूप में ग्राफिक्स हो सकती है, एक बैकग्राउंड के रूप में ग्राफिक्स हो सकती है। अगर कोई बटन है वेबसाइट में तो बटन के रूप में हो सकती है, चार्ट हो सकता है, फ्लो चार्ट हो सकता है, संगठन मतलब जो हायरार्चिकल चार्ट हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों के लिए हम देख सकते हैं इमेज के रूप में उपयोग होता है। चलिए एक बार हम जो है वर्ड ओपन करते हैं। अब आप देखिए, यहाँ कंप्यूटर ग्राफिक्स अलग अलग प्रकार से देखने को मिले। जैसे इंसर्ट करके हम एक पिक्चर लाते हैं तो नॉर्मली पिक्चर लेकर आते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम जो है ये देखिए, भारत का नक्शा दर्शाने के लिए हमने क्या लाए हैं, पिक्चर लाए हैं, तो ये पिक्चर हो गई, ठीक है। इसी के बदले हम जो है यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर हम वेबसाइट में काम कर रहे हैं तो हम जो है बटन प्रयोग करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम देखिए, ये हमने शेप लाए, यहीं से हम क्या कर सकते हैं, इसको बटन का फॉर्मेट दे सकते हैं, राइट क्लिक करके हम इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये बटन दिख रही, ठीक, बटन टाइप में ये दिख रही है। और इसी के जैसे हम जो है चार्ट ला सकते हैं। तो जैसे हम चार्ट में गए और यहाँ से हमने कोई भी चार्ट सेलेक्ट करे और ओके कर दिए तो ये भी एक प्रकार की कंप्यूटर ग्राफिक्स है। इसके अलावा फ्लो चार्ट हम ला सकते हैं, स्मार्ट आर्ट जिसे बोल सकते हैं हम। देखिए, स्मार्ट आर्ट में हायरार्चिकल जो संगठनात्मक चार्ट है वो ला सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए,
जो ग्राफिक्स है उसका बहुत सारी जगह प्रयोग होता है। तो ये अलग अलग प्रकार से ग्राफिक्स हमने देखे यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा ग्राफिक्स हमारे जीवन से संबंधित जो विभिन्न क्षेत्र है उसमें उपयोग होती है, जैसे कि वेब डिज़ाइनिंग में देखें, वेबसाइट बनाना या वेब पेज बनाने में जो है ग्राफिक्स का उपयोग होता है। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों से लेकर बड़ों तक जो है पढ़ाई के क्षेत्र में जो ग्राफिक्स है काफ़ी लाभदायक होती है। यानी कि छोटे बच्चों की अगर बात करें तो उसको चार्ट के माध्यम से यानी कि ग्राफिक्स के माध्यम से ही पढ़ाया जाता है। बड़े में अगर हमको कोई एग्जाम्पल देना है तो भी ग्राफिक्स के माध्यम से दिया जाता है। बिजनेस में जो है मार्केटिंग करना हो या अन्य कोई चीज़ का प्रोडक्ट जो दिखाना आपको, तो वो ग्राफिक्स के माध्यम से है। मनोरंजन में गेम है या फिर मूवीज़ है, उनमें भी आप देख सकते हैं। घरों में देखें तो घरों में किचन में देख सकते हैं, या फिर घर में आप टीवी देख रहे हैं तो उसमें भी आप जो है ग्राफिक्स का उपयोग कर सकते हैं। अनुसंधान में मतलब रिसर्च के क्षेत्र में, जैसे हम कोई अनुसंधान केंद्र की बात करें, जैसे इसरो की बात करें, DRDO की बात करें, तो यहाँ भी जो है ग्राफिक्स के माध्यम, जैसे मौसम विज्ञान में हम देखें तो ग्राफिक्स के माध्यम से ही मौसम का अनुमान देखने को मिलता है। मेडिकल साइंस में भी आप देखें तो ग्राफिक्स का उपयोग होता है। इंजीनियरिंग में भी आपको नक्शा वगैरह जो आर्किटेक्चर है वो बनाने के लिए ग्राफिक्स का उपयोग होता है। चलिए आगे चलते हैं। सामान्यतः है हम जो है ग्राफिक्स का उपयोग वेब को बनाने के लिए, मतलब वेब की रचना के लिए इसको कहते हैं, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के क्षेत्र जैसे कि बिजनेस है, एजुकेशन है, एंटरटेनमेंट है, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है और रिसर्च है, इन सभी में जो है व्यक्ति मतलब जो सम्मिलित व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके, इस प्रकार से हम जो है ग्राफिक्स का उपयोग देख सकते हैं। अब ग्राफिक्स इन वेब डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग में ग्राफिक्स का क्या रोल है वो हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो वेब देखिए, वेब डिज़ाइनिंग का मतलब क्या होता है, वेबसाइट बनाना, यानी कि वेब डेवलपमेंट को हम क्या बोलेंगे, वेब यानी वेबसाइट बनाना, वेब डिज़ाइनिंग, और उसमें कोडिंग करें वेब डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। वेब ग्राफिक्स जो है आपकी वेबसाइट की विषय वस्तु के समान ही महत्वपूर्ण होती है। एक अच्छा ग्राफिक्स आपके कस्टमर को, मतलब आप अच्छी से अच्छी वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको ग्राफिक्स का उपयोग करना पड़ेगा। मान लीजिए आप एक वेबसाइट है, चलिए मैं एक जो है इंटरनेट ओपन करके आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ, कोई भी वेबसाइट देख लेते हैं। चलिए हम जो है सरकारी वेबसाइट देखते हैं, UIDAI मतलब गवर्नमेंट की साइट, आधार कार्ड वाली, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये देखिए, यहाँ देखिए मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ दिख रहे हैं। तो यहाँ देखिए आपको ग्राफिक्स देखिए अशोक चिन्ह, मतलब देखिए यहाँ पे अशोक स्तंभ दिख रहा है, ठीक। और यहाँ पे देखिए आपको टेक्स्ट भी लिखा है। टेक्स्ट के साथ साथ देखिए, ये देखिए ग्राफिक्स मतलब कैसे, बैकग्राउंड में आपको ग्राफिक्स दिख रही है। यहाँ पे यहाँ आधार का जो है लोगो दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ भी ग्राफिक्स का उपयोग किया गया है, यहाँ भी ग्राफिक्स का उपयोग किया गया है। हर जगह आप जहाँ देखोगे, जैसे मान लीजिए मैं डाउनलोड आधार पर क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पर मैं गया किस में जाता हूँ, गेट आधार, ये डाउनलोड आधार में क्लिक करें तो दूसरी साइट खुलेगी, वहाँ पे भी आपको ग्राफिक्स देखेगी। देखिए थंब का इंप्रेशन दिख रहा है, ये भी ग्राफिक्स है, ठीक है। बटन दिख रही है, देखिए ये भी ग्राफिक्स है। तो बिना ग्राफिक्स के, जैसे मान लीजिए डाउनलोड आधार बस लिख देते और ये लोगो नहीं लाते तो अच्छा लगता है कि नहीं लगता। तो आकर्षक, वेबसाइट को आकर्षक बनाने के लिए क्या किया जाता है, ग्राफिक्स का उपयोग किया जाता है। मतलब एक वेब डिज़ाइनिंग जो है बिना ग्राफिक्स के अधूरी है। आप टेक्स्ट उपयोग करके जो उपभोक्ता है या फिर जो भी यूज़र है उसको आकर्षित करने में असमर्थ होंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, इसको आप पढ़ लेना एक बार, ठीक है। चलिए ग्राफिक्स फाइल देखते हैं। अब ग्राफिक्स फाइल जो है दो प्रकार की होती है। देखिए या तो वो इमेज है, स्कैनर से लाई गई हो, कैमरा से लाई गई हो, या कंप्यूटर से बनाई गई हो, अलग अलग प्रकार की इमेजेस हो सकती है। तो उन इमेज को हम बोलेंगे ग्राफिक्स फाइल। और ग्राफिक्स फाइल दो प्रकार की होती है, एक तो रास्टर इमेज होती है और एक वेक्टर इमेज होती है। अब देखिए, मान लीजिए मैं किसी चीज़ का प्रयोग करके, चलिए हम जो है यहाँ पे कोरल ड्रा का प्रयोग करके एक ग्राफिक्स बना रहा है। हमने ये ग्राफिक्स बनाया कोरल ड्रा का प्रयोग करके। अब कोरल ड्रा का प्रयोग करके हमने ग्राफिक्स बनाया जिसमें हमने विभिन्न ऑब्जेक्ट का उपयोग करें, ठीक है। क्या उपयोग करें, ऑब्जेक्ट, कोई शेप लेके आए हैं, कोई लाइन ड्रॉ की हैं, है ना, इस प्रकार से VS भी लिख दिए। तो इसको हम जितना बड़ा करेंगे, हम इसको बड़ा साइज में भी सेव करेंगे तो इसकी क्वालिटी घटेगी क्या, नहीं घटेगी। परंतु इसको हम जो है अगर रास्टर इमेज की बात करें, रास्टर इमेज जो होती है कैसे लाई जाती है, कैमरा से जो लाई जाती है वो पिक्सल से मिलकर बनी होती है। और पिक्सल का मतलब, जैसे मान लीजिए एक एरिया में मान लीजिए 1000 पिक्सल उदाहरण के तौर पर, ठीक है। यहाँ 1000 पिक्सल है और इसका साइज़ मैं बढ़ा देता हूँ तो क्या हो गया, इस पूरे एरिया में 1000 पिक्सल। तो पास रहेंगे पिक्सल तो अच्छी क्वालिटी रहेगी ना, और जैसे दूर जाएंगे पिक्सल तो क्या होगा, उनकी जगह दिखने लगी, यानी पिक्चर आपकी जो है इस प्रकार से पिक्सल फट जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो रास्टर इमेज की क्वालिटी कैसी होती है, जैसे जैसे साइज़ बढ़ाते हैं तो इसकी क्वालिटी घटते जाती है और इसकी क्वालिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब एक चीज़ देखिए, रास्टर इमेज से वेक्टर इमेज में परिवर्तन संभव नहीं है, परंतु वेक्टर इमेज से रास्टर इमेज में परिवर्तन संभव है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। चलिए दोनों जान लेते हैं, वेक्टर इमेज और रास्टर इमेज। तो रास्टर इमेज क्या होती है, रास्टर इमेज जो होती है किससे मिलकर बनी होती है, पिक्सल से मिलकर बनी होती है। पिक्सल मतलब आप कैमरा से अगर फ़ोटो
या स्कैनर से कोई फ़ोटो लेके आते हैं तो वो कैसी होती है, वो रास्टर इमेज कहलाती है। ठीक है, आकार बढ़ाने पर गुणवत्ता कम हो जाती है और इमेज का आकार बड़ा करने पर जो है पिक्सल दूर दूर हो जाते हैं, इससे स्पष्ट दिखाई नहीं देते। ठीक है, जैसे जेपीजी है, जीआईएफ है, पीएनजी है, बिटमैप, ये सभी कैसी इमेजेस है, ये रास्टर इमेजेस है। ठीक है, फाइल एक्सटेंशन भी हम आगे देखने वाले हैं। वेक्टर इमेज, तो वेक्टर इमेज जो होती है, जैसे टेक्स्ट लिखे हमने, कोई लाइन ड्रॉ करे, कोई आकृति बनाए, तो ये सब जो है पिक्सल से मिलकर नहीं बनती, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है, ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट से मिलकर बनी होती है तो इनको क्या बोलेंगे हम, वेक्टर इमेज। और वेक्टर इमेज जो होती है जैसे कोरल ड्रा या अन्य कोई डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करके, जैसे ईपीएस है, एएमएफ है, पीडीएफ है, क्लिप आर्ट है, ये सब कैसी इमेज है, वेक्टर इमेज। और इनकी क्वालिटी नहीं घटती बड़ा करने पर। वेक्टर इमेज को रास्टर में कन्वर्ट किया जा सकता है, परंतु जो रास्टर है उसको वेक्टर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, मतलब वेक्टर से रास्टर में आ सकता है। चलिए, मेथड्स ऑफ इमेज कैप्चरिंग। मेथड्स मतलब विधि, और इमेज कैप्चरिंग मतलब जिससे आप लाते हो। जैसे इमेज कैसे कैसे लाते हैं आप, तो कैसे कैसे लाएंगे, देखिए, एक तो कंप्यूटर में आपका स्कैनर कनेक्ट होता है जिससे आप स्टिल इमेज, मतलब जो प्रिंटेड इमेज होती है उसके स्कैन करके कंप्यूटर में ला सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी। दूसरा, कैमरा से आप ला सकते हो। तो इस प्रकार के जो मेथड है वो इमेज कैप्चरिंग मेथड कहलाते हैं। ठीक है, तो या तो सीधे फाइल बना सकते हो, दूसरा इन मेथड के थ्रू आप ला सकते हो। ठीक है, तो एक मूल इमेज को एक एनालॉग से डिजिटल में किया जाता है, मतलब हमारे पास में जो इमेज है वो एनालॉग, पर कंप्यूटर उसको कैसे समझेगा, डिजिटल। क्योंकि कंप्यूटर आपको पता है 0 1 के अलावा कुछ नहीं समझता। 0 1 जो है डिजिटल लैंग्वेज कहलाती है। तो एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, और डिजिटल करने के लिए हमको जैसे तो कैमरा का उपयोग करना पड़ता है, तो स्कैनर का उपयोग करना पड़ता है। तो देखिए, डिजिटल कैमरा हो गया, कैप्चरिंग डिवाइस में स्कैनर हो गया, इनके माध्यम से हम जो है, और अन्य तरीके भी है जिनके माध्यम से इमेज को लाया जा सकता है। चलिए स्कैनर देखते हैं। तो स्कैनर का उपयोग करके कैसे लाते हैं, तो हम कोई भी सॉफ्टवेयर, हम जैसे हमारे कंप्यूटर में स्कैनर क्या है, इंस्टॉल है। देखिए, स्कैनर को हमारे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए एक ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है, ड्राइवर की, जिसे हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जो कि इसके स्कैनर का होता है। तो ड्राइवर अगर डाल देते हैं तो स्कैनर हमारे कंप्यूटर में आइडेंटिफाई हो जाता है। तो इसमें हम एक इमेज रखेंगे और हमारे कंप्यूटर में अगर लाना है तो इसको कैसे लाएंगे, विंडोज़ इमेज एक्वेशन, ठीक है, वाया के माध्यम से ला सकते हैं, परंतु स्कैनर आपका इंस्टॉल होना चाहिए। जैसे हम फोटोशॉप ओपन करते हैं, चलिए हम फोटोशॉप ओपन करके दिखाता हूँ। ये फोटोशॉप हमारा है, और फोटोशॉप में हम क्या कर सकते हैं, जैसे फाइल मेनू में जाते हैं और यहाँ देखिए इंपोर्ट, और इंपोर्ट में देखिए वाया सपोर्ट। वाया सपोर्ट में जाएंगे, देखिए नो वाया कंपेटेबल डिवाइस, मतलब मेरे लैपटॉप में अभी कोई भी डिवाइस कनेक्ट नहीं है। अगर कनेक्ट रहती तो स्कैनर का नाम आ जाता और मैं इसको इंपोर्ट कर लेता, यानी कि इस हिसाब से हमारी इमेज जो है कंप्यूटर में आ जाती। कैसे आ जाती, एनालॉग से डिजिटल। ठीक है, इस प्रकार से आ जाती स्कैनर के माध्यम से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कोरल फोटो, मतलब कोरल पेंट या कोरल ड्रा में जो है फाइल मेनू में, देखिए हमने फोटोशॉप का उपयोग करके देखे हैं। फाइल मेनू इंपोर्ट करेंगे, देखिए स्कैनर का उपयोग करेंगे, स्कैनर प्रदर्शित होगा, इमेज को हम एक्सेस करेंगे और हमारी इमेज जो है कोरल में दिख जाएगी। इस प्रकार से आप फोटोशॉप की जो स्टेप्स है वो भी लिख सकते हैं। चलिए डिजिटल कैमरा की बात करते हैं। ठीक है, डिजिटल कैमरा कोई भी कंपनी का हो सकता है, निकॉन, ठीक है, कैनन हो सकता है, या अन्य कोई कंपनी का भी हो सकता है। ठीक है, तो स्कैनर की तरह कैमरा से भी जो है इमेज बनाई जा सकती है, इसे कैप्चर करके। ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई इमेज है, कोई दृश्य है, उसको भी हम इमेज के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसके माध्यम से, कैमरा के माध्यम से। आई होप ये सारी चीज़ आप उपयोग कर चुके होंगे, तो आपको लिखने में आसानी होगी। तो डिजिटल कैमरा से इमेज कैप्चर करने के 3 तरीके हैं। प्रत्येक तरीका सेंसर की हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन और कलर प्रिंटर्स पर आधारित होता है। तो पहले मेथड में कैमरा का सेंसर कितनी बार जो है कैमरे के लेंस से आने वाली लाइट से एक्सपोज हुआ है, तो उसके रेफरेंस को सिंगल शॉट बोलते हैं। दूसरी मेथड में क्या, मल्टी शॉट। और तीसरी मेथड में देखिए फोकल प्लेन के तहत ऐसे मूव करता है जैसे डेस्कटॉप स्कैनर में करता है। ठीक है, तो ये 3 तरीके से हम जो है डिजिटल कैमरे से फ़ोटो को कैप्चर कर सकते हैं। अब बात करते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ इमेज इन मल्टीमीडिया। एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है, जैसे एक इमेज है, ठीक है, मान लीजिए एक इमेज है, इस इमेज की बात करते हैं, ये इमेज है। अब इमेज का एक आकार भी होगा, आकार मतलब आप समझ सकते हैं, देखिए वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल इसकी विड्थ होती है। ठीक है, मतलब 320 × 240, इस प्रकार से हम देखें तो इसका आकार होगा। ठीक है, कलर होगा, कलर कोई भी कलर हो सकता है भाई, ब्लैक एंड वाइट भी हो सकता है और RGB भी हो सकता है, तो ये जो है कलर हो गया। इसकी गहराई मतलब डेप्थ होती है, 2D 3D है तो, और रेजोल्यूशन, इन दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ पे रेजोल्यूशन आएगा। तो ये 4 चीज़ें हमको देखने को मिलती है एक इमेज में, इसी को हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। जैसे एक इमेज की बात करें,
हम गूगल ओपन करते हैं, ठीक है, या गूगल ओपन नहीं करते हैं तो यहाँ पे हम चलते हैं किसमें, ये देखिए ये इमेज है, ये इमेज है। इमेज में देखिए हाइट विड्थ होगी, यानी कि कंप्लीट रूप से इसका साइज़ होगा, ठीक है। इसका कलर भी हम देख सकते हैं कैसा है, ठीक है। इसका डेप्थ हम देख सकते हैं और इसका रेजोल्यूशन कितना होगा। सारी चीज़ें मिलकर क्या बनती है, एट्रीब्यूट बनते हैं, ठीक है। तो 4 प्रकार के एट्रीब्यूट होते हैं, चारों को आप एक बार पढ़ लेंगे। देखिए साइज़ को KB MB मतलब 1 MB की हो सकती है। जैसे इसको हम मिनिमाइज़ करते हैं और हमारे पास में ये देखिए राइट क्लिक करें किसी इमेज पर और यहाँ देखिए इस इमेज का देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं 177 KB के आसपास इसका साइज़ है, ठीक है। ये हम देख सकते हैं, इसको बोलते हैं साइज़। तो साइज़ हम देख लेते हैं, अब KB में भी हो सकता है, MB में, GB में हो सकता है, ठीक है। अब कलर हो सकता है, कलर CMY के फॉर्मेट में भी हो सकता है, सियान मैजेंटा येलो ब्लैक 4 चैनल का उपयोग करता है, या फिर RGB में भी हो सकता है जिसमें 3 चैनल उपयोग होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। तो इस हिसाब से कलर का कॉम्बिनेशन होता है। डेप्थ देखिए पिक्सल कलर डेप्थ, केवल डेप्थ भी कहते हैं, ठीक है। बिट डेप्थ को पिक्सल डेप्थ भी कहते हैं। और यहाँ देखिए इस बात का मापन करती है कि इमेज में प्रत्येक पिक्सल को डिस्प्ले या प्रिंट करने के लिए कितने कलर इन्फॉर्मेशन उपलब्ध है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डेप्थ बोलेंगे। तो नॉर्मली अगर देखें तो बिट जो होती है 8 होती है, ठीक है। 8 में हम सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे हम फोटोशॉप की बात करें, चलिए यहाँ फोटोशॉप में कोई इमेज हम ओपन करते हैं, ठीक। इमेज ओपन करें और इमेज में गए, इमेज में हम जाते हैं, देखिए यहाँ 8 बिट चैनल और यहाँ 16 बिट, तो ये डेप्थ कहलाती है। तो नॉर्मली जो सिस्टम है 8 बिट को सपोर्ट करते हैं, परंतु यहाँ 16 बिट अगर कर देते हैं तो एडवांस सिस्टम के लिए हो जाता है, ठीक है। तो आप 8 बिट पे ही काम करना। चलिए आगे चलते हैं, इमेज रेजोल्यूशन। चलिए यहाँ देखते हैं, जैसे इस इमेज का रेजोल्यूशन हम देखते हैं। मान लीजिए हम इमेज जो है इमेज हम ओपन करते हैं, तो इसमें पिक्सल कितने हैं, देखिए 1000 मतलब विड्थ में जो है 1000 और हाइट में है 1194। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, इसका रेजोल्यूशन आ जाएगा, जो कि इमेज की स्पष्टता को दर्शाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है 1 इंच में 1:1 है। इस हिसाब से अगर देखें तो जो है देखिए 300 PPI मतलब 300 पिक्सल प्रति इंच। इस प्रकार देखें तो देखिए 90,000 पिक्सल को सम्मिलित करता है रेजोल्यूशन। और अगर 72 PPI है तो ये 5100 मतलब 5184 पिक्सल यहाँ पे होते हैं, तो इसको ही रेजोल्यूशन बोलते हैं। इमेज फाइल फॉर्मेट की अगर बात करें, फाइल फॉर्मेट का मतलब होता है जिसमें मतलब डिस्क में स्टोर होने के लिए उसका स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं। इमेज का स्ट्रक्चर को ही हम फाइल फॉर्मेट बोल सकते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट बनाने के लिए DOC फाइल फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो फाइल फॉर्मेट एक फाइल स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रोग्राम को बताता है कि इस सामग्री को प्रदर्शित करें। और उदाहरण के लिए देखें तो DOC फाइल फॉर्मेट ये जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो है फाइल फॉर्मेट है, ठीक है। इसी प्रकार हम देखें तो इमेज का भी कुछ फाइल फॉर्मेट होगा, तो उनको हम देख लेते हैं। जैसे देखिए विभिन्न, जैसे टेक्स्ट के फाइल फॉर्मेट की बात करें, देखिए ASC.doc.docx ये 2003 तक उपयोग होता था। MS वर्ड ये 2007 से उपयोग हो रहा है अभी वर्तमान तक। MSG होता है मैसेज, TXT नोटपैड में, WPD WPS ये सब क्या है, टेक्स्ट के फाइल एक्सटेंशन है। हम पढ़ रहे थे इमेज के, तो इमेज में क्या क्या हो सकते हैं, हम इनका उपयोग भी करके देखेंगे। .bmp हो सकता है, .eps हो सकता है, कभी भी एक्सटेंशन को डॉट के साथ में सम्मिलित किया जाता है। .gif हो सकता है, .jpg हो सकता है, .pt हो सकता है, .png .psg ये फोटोशॉप में उपयोग होता है। .t साउंड हम आगे देखेंगे तो देखिए .AAC .au .mid .mp3 इसका उपयोग सबसे ज़्यादा आप करते होंगे। .ra .snd .wma .wab तो इस प्रकार आप देख सकते हैं साउंड के। फिर वीडियो, तो वीडियो में आप सबसे ज़्यादा उपयोग करते होंगे, देखिए MPEG, ठीक है। MPG या MP4 आप उपयोग करते होंगे। AVI जो होती है फ्लैश से रिलेटेड होती है। .move .wmb ये विंडोज़ से रिलेटेड होती है। प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ फाइल एक्सटेंशन .bat होता है, वेज फाइल .com, ठीक है। और .exe ये एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। कंप्रेस फाइल अगर देखें तो देखिए .rar फाइल आप सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं और .zip, ठीक है। ये दोनों आप उपयोग करते हैं। बाकी ARC मतलब .arc .arj .gz जो है HQX .sit .tar और .j तो ये सब जो है कंप्रेस्ड फाइल है। तो हमने देखे इमेज के हम देख रहे थे, बाकी अन्य के भी देख लिए, आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए हम फाइल एक्सटेंशन की बात करें, सब फाइल एक्सटेंशन को एक बार हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। इमेज या ग्राफिक्स फाइल जो है उसके कई स्टैंडर्ड होते हैं, सभी एक दूसरे से मेल नहीं खाते, सब एक दूसरे से अलग होते हैं। अधिकतर मल्टीमीडिया प्रोग्राम जो है
ग्राफिक्स फॉर्मेट की व्यापक वैरायटी को लोड या सेव करता है। तो मैं इसको दिखाने के लिए आपको फोटोशॉप में ले चलता हूँ। मान लीजिए ये फाइल हमने बनाया है, ठीक है, उदाहरण के तौर पर हमने बनाया है। जब हम फाइल में जाते हैं और सेव करते हैं, सेव एस, तो सेव एस करते देखिए यहाँ पे आपको फाइल नेम दिख रहा है और फाइल नेम के जस्ट नीचे आपको फॉर्मेट दिख रहा है। तो फॉर्मेट में आप नीचे देखेंगे, देखिए इतने सारे आपको एक्सटेंशन दिख रहा है, .psd, .bmp, .gif, .eps, TSC है, JPG है, देखिए PCX है, PDF है, इसके अलावा देखिए PCT है, PXR है, PNG है, रॉ है, CT मतलब जो है SCT है, TG है, उसके बाद TIF है। तो इतने सारे फाइल एक्सटेंशन, मतलब एक प्रोग्राम जो ग्राफिक्स प्रोग्राम है आपको सुविधा देता है कि आप कोई बनाई गई इमेज को किस फाइल एक्सटेंशन में सेव करें, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो आपको जिसकी ज़रूरत है आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए कुछ फाइल एक्सटेंशन दिए, जैसे GIF जिसे बोलते हैं ग्राफिकल इमेज फाइल, IMG इमेज फाइल जो है इमेज फाइल फॉर्मेट, टिफ टैग इमेज फाइल फॉर्मेट, EPS इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट, WPG फाइल फॉर्मेट, उसके बाद देखिए वर्ड परफेक्ट बोलते हैं इसको, JPG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप इसको बोला जाता है, BMP बिटमैप फाइल फॉर्मेट होता है, PNG यहाँ देखिए पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है, JPEG की बात करें तो ये 2000 वर्जन है, मतलब JPG अभी ये उपयोग होता है, पहले ही होता है। एक्सचेंजेबल इमेज फाइल फॉर्मेट और PS मतलब पोस्ट स्क्रिप्ट। चलिए थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। GIF को बोला जाता है, देखिए यहाँ पे अगर देखें ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट, और देखिए यहाँ पे जो है 1887 में इसको बनाया गया था। थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप देख सकते हो, 56 कलर प्रति इमेज के लिए जो है प्रयोग करता है, और .gif इसका एक्सटेंशन होता है। तो मतलब आपको रटना नहीं है, बेसिक रूप से आपको कॉन्सेप्ट समझना है। IMG, तो IMG जो है देखिए IMG फाइल फॉर्मेट मोनोक्रोम और ग्रे स्केल इमेज को हैंडल करता है। और TIF जो है TIFF, तो टैग इमेज फाइल फॉर्मेट, आपको फुल फॉर्म ज़्यादा याद रहना चाहिए। और यहाँ देखिए मैक, विंडोज़, यूनिक्स, इनमें सब में जो है RGB CMY के कलर को सपोर्ट करता है। इसके अलावा EPS इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट इसका फुल फॉर्म है। और देखिए इसका प्रयोग जो है फाइल को रेंडरिंग करने के लिए। अब EPS फाइल जो है, जैसे मैंने बताया वेक्टर इमेज फाइल है, मतलब कोई इमेज की क्वालिटी नहीं घटाना चाहते तो आप EPS में उसको सेव कर दें, और उसको जो है आप जैसे प्रिंटिंग प्रेस में, न्यूज़पेपर में अगर बात करूँ मैं, तो न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़पेपर का पेज अगर प्रिंट करते हैं तो उसको EPS में भेज दिया जाता है और उसको प्रिंट किया जाता है। प्रिंट करने के बाद उसकी प्लेट तैयार की जाती है, और प्लेट तैयार करने के बाद उसको प्रिंट किया जाता है। तो इस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है हाई लेवल प्रिंटिंग में। WPG वर्ड परफेक्ट फाइल इसको बोला जाता है, ठीक है। और ये जो है वर्ड परफेक्ट 5.0 के साथ इसका उपयोग होता था, वेक्टर इमेज को सपोर्ट करती है। JPG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट इसको बोला जाता है, ठीक है। डॉस है, विंडोज़ है, मैकिंटोश है, यूनिक्स, इन सभी के लिए जो है ये काम करती है, ठीक है। RGB CMY के दोनों में ये बदल सकती है। JPG 2000 की बात करते हैं, वर्जन है इसका अलग, JPG फॉर्मेट की अपेक्षा अधिक लचीला इसको बोला जा सकता है। 2000 का प्रयोग करके आप बेहतर कंपैरिजन नहीं, कंप्रेशन मतलब होता है सिकोड़ना, मतलब छोटा करना, कंप्रेस करना और बड़ा करना, ठीक है, एक्सपेंड करना, क्वालिटी से जो है इमेज को बना सकते हैं। लूजी होती है, लूजी मतलब हम धीरे धीरे इसको कंप्रेस करेंगे तो इसकी क्वालिटी धीरे धीरे घटते जाएगी, ठीक है। चलिए एक्जिप मतलब एक्सचेंजेबल इमेज फाइल फॉर्मेट होता है, जो कि अधिकतर डिजिटल कैमरा में इसका उपयोग किया जाता है। PS मतलब पोस्ट स्क्रिप्ट होती है, तो ये जो होती है देखिए पोस्ट स्क्रिप्ट इमेज फॉर्मेट नहीं है, लेकिन यह एक पेज का विवरण भाषा है जो कि मूल रूप से तैयार की गई है ताकि कंप्यूटर्स, लेज़र प्रिंटर सही पेज विवरण भेज सके, ठीक है। PNG आप उपयोग करते हो, मतलब जिसमें ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड रहता है और सिर्फ इमेज रहती है, ठीक है। PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स इसको बोला जाता है, और यह इंटरनेट पर अधिकतर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे आपको कोई लोगो चिपकाना है तो आसपास आपको ब्लैंक चाहिए तो आपको PNG फॉर्मेट में देखना, और 8 बिट कलर चैनल को ये सपोर्ट करता है, ट्रांसपेरेंसी के लिए उपयोग होता है, ठीक है। BMP बिटमैप इमेज फाइल, ये पेंटब्रश में ज़्यादा उपयोग होती थी विंडोज़ के साथ पेंटब्रश प्रोग्राम में, ठीक है। इसके अलावा इसका भी उपयोग मतलब लो क्वालिटी इसमें देखने को मिलती है। तो ये तो हमने इमेज फाइल फॉर्मेट देखे। अब इसके बाद साउंड आता है, तो इमेज से संबंधित यानी ग्राफिक्स से संबंधित आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताया। इसके बाद हमारा साउंड चलेगा, तो साउंड आप जो है इसके बाद हम साउंड पढ़ेंगे, ठीक है। तो इमेज में जितनी भी चीज़ें मैंने बताया आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं अब साउंड। हम पढ़ रहे हैं मल्टीमीडिया, ठीक है। मल्टीमीडिया के अंतर्गत तीसरा एलिमेंट है साउंड। इसके पहले हमने बेसिक रूप से मल्टीमीडिया के बारे में जान लिया, उसके बाद हमने टेक्स्ट के बारे में, फिर हमने ग्राफिक्स के बारे में जान लिया। अब तीसरा जो एलिमेंट है हमारा साउंड है। इसके बाद हम वीडियो पढ़ेंगे, वीडियो के बाद एनिमेशन, और कुछ जो है
मिसलेनियस चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो साउंड क्या होता है? साउंड, अभी आप सुन रहे हैं मेरी आवाज़, ये तो साउंड है, ठीक है। पर साउंड की असली डेफिनेशन क्या होगी? तो एक प्रकार से हम बोल सकते हैं वाइब्रेशन। पर वाइब्रेशन हम बोल नहीं सकते, क्यों? क्योंकि वाइब्रेशन एक सतह से लेकर दूसरी सतह, मतलब यहाँ कोई व्यक्ति बैठा और यहाँ कोई व्यक्ति, यहाँ कुछ ठोका पीटी हो रही तो इसको जो है वाइब्रेट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम साउंड बोलेंगे क्या? वाइब्रेशन। पर वो सुनाई देने वाला, पर सुनाई कैसे देता? सतह से सतह बस थोड़ी सुनाई देगा, वो अन्य माध्यम यानी तरल के माध्यम से, हवा के माध्यम से भी उसको सुनाई देगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? साउंड बोलेंगे। तो साउंड आप समझ गए। चलिए हम इसके बारे में जान लें। तो इस प्रकार से आप देखिए तरंगे, ये देखिए ये जो है तरंगे, इनको हम साउंड बोलेंगे, ठीक है। साउंड वेव्स हो सकती है। चलिए यहाँ देखते हैं, साउंड एक ऐसा कंपन है या वाइब्रेशन है जिसमें सुनने की शक्ति के आधार पर इसको पहचाना जा सकता है। अब सुनने की शक्ति से मतलब भाई कान रहेंगे तो ही सुनेंगे ना, कान नहीं रहेंगे तो कैसे सुनेंगे? हालांकि सबके पास कान रहते हैं, ठीक है। तो सुनने की शक्ति के आधार पर यहाँ पर इसको पहचाना जा सकता है। सामान्यतः वाइब्रेशन तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर सुनते हैं, मतलब वाइब्रेशन को सुनते हैं और हवा के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। देखिए यहाँ पे जो वाइब्रेशन होती है, लेकिन साउंड जो होता है गैस में भी चल सकता है, तरल में भी। नीचे धरती से तो चले गई, ठीक है, और निर्वात के जरिए गमन नहीं करता। मतलब साउंड को हम सिंपल बोले तो साउंड निर्वात में, मतलब जहाँ हवा नहीं है वहाँ पे गमन करेगा कि बिल्कुल नहीं करेगा। जैसे बाहरी अंतरिक्ष में जब वाइब्रेशन हमारे कानों तक पहुँचती है तो तंत्रिका जो मनावेग है उसमें परिवर्तित कर दिया जाता है और मस्तिष्क में भेजा जाता है, ठीक है। और जो हमें साउंड के मध्य अंतर करने की सुविधा देती है। ज़्यादा तकनीकी भाषा में साउंड एक लचकदार पदार्थ में फैले हुए दबाव, पार्टिकल्स डिस्प्लेसमेंट या पार्टिकल गति में होने वाला घटाव या बढ़ाव है, ठीक है। साउंड के कुछ विशेषताएं हम देख लेते हैं। जैसे साउंड की आवृत्ति होती है, जैसे साउंड फ्रिक्वेंसी बोला जाता है। साउंड की तरंग होती है, जैसे साउंड वेवलेंथ बोला जाता है। साउंड का आयाम होता है, जैसे साउंड का एम्पलीट्यूड बोला जाता है। और साउंड का वेग होता है, जैसे साउंड की वोलेसिटी बोली जाती है। तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं। तो साउंड की फ्रिक्वेंसी में यहाँ चित्र में समझाता हूँ। चित्र में देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पास पास में देखिए, पास पास में आपको जो है मतलब ज़्यादा जो है, देखिए यहाँ स्पीड से, मतलब मैं बहुत स्पीड से बोल रहा हूँ तो यहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी होगी, और मैं धीरे से बोल रहा हूँ जैसे कि मैं धीरे से ऐसा अगर मैं बोलता हूँ तो देखिए जो फ्रिक्वेंसी है वो कम रहेगी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। देखिए अगर इन दोनों के बीच में ज़्यादा समय है, ये वाली जगह और ये वाली जगह के बीच में ज़्यादा समय है, तो इसकी लो फ्रिक्वेंसी हम बोलेंगे। और इन दोनों के बीच में कम समय है, कम समय में वो ऊपर नीचे से हो जाती है, मतलब एक बार ऊपर से जाकर नीचे हो जाती है, ये देखिए। तो इन दोनों के बीच का जो समय है अगर ज़्यादा है तो लो फ्रिक्वेंसी, और कम समय है कम समय में आ जाती है, मतलब आकर चली जाती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? हाई फ्रिक्वेंसी। तो आवृत्ति जो है किसी साउंड तरंग के कारण एक निश्चित बिंदु मतलब ये, तो एक सेकंड में हवा के दबाव के कारण होने वाले जो दोलन है, ठीक है, तो इसके संख्या, मतलब यहाँ पे ये, मतलब हम बोल सकते हैं ये, और यहाँ पे ये देखिए ये जो है इस संख्या अगर ज़्यादा है तो हाई फ्रिक्वेंसी, संख्या कम है तो लो फ्रिक्वेंसी, ठीक है। आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी एफ की साउंड तरंग की तरंग दैर्घ्य जो है गति सी पर यात्रा, और सी डिवाइड एफ, तो यहाँ पे इसके द्वारा नापी जाती है, यानी कि 343 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, की गति से देखते हुए देखिए 20 किलो हार्ट्स की तरंग जो है साउंड तरंग में लगभग 17 मिलीमीटर तरंग दैर्घ्य होती है। तो आप इस प्रकार से समझिए कि अगर दोलनों की संख्या ज़्यादा है एक मतलब निश्चित समय में तो उसे हम बोलेंगे हाई फ्रिक्वेंसी, और अगर कम है तो उसे बोलेंगे लो फ्रिक्वेंसी। चलिए आगे चलते हैं। साउंड वेवलेंथ। तो साउंड वेवलेंथ हम देखें, वेवलेंथ अभी यही समझ लेते हैं वेवलेंथ कैसी होगी। अगर ये जो है ये दूर है तो ये वेवलेंथ को दर्शाता है, मतलब इनकी दूरी को हम कैसे जानेंगे? वेवलेंथ। तो वेवलेंथ अधिक होगी कैसे? अगर इसकी जो फ्रिक्वेंसी लो है तो वेवलेंथ जो होगी अधिक, और अगर हाई है तो वेवलेंथ होगी कम। मतलब दो क्रमिक तरंग श्रृंगों जिसे क्रेसेट बोलते हैं, ठीक है, इसके मध्य दूरी को हम क्या बोलेंगे? वेवलेंथ बोलेंगे, अर्थात वह दूरी जिसे तरंग एक चक्र के दौरान पूरा करता है। तो देखिए यहाँ से गया ये और फिर आया तो ये, तो इन दोनों के मध्य की दूरी क्या कहलाएगी? वेवलेंथ कहलाएगी। साउंड की आवृत्ति सीमा की वह रेंज है जिसे मनुष्य से लेने की क्षमता 20 से 20,000 हर्ट्ज, ये हमारी सुनने की कैपेसिटी। इससे ज़्यादा जाएगा तो हमारे कान का पर्दा फट सकता है, इससे कम होगा तो हमको सुनाई नहीं देगा, ठीक है। यह रेंज जो है हर व्यक्ति के लिए भिन्न होती है। सामान्यतः उम्र के साथ यह सीमा आकार में घटती जाती है लगभग, मतलब हम देखें तो यह एक असमान वक्र है। 3500 हर्ट्ज के आसपास की ध्वनि इससे ज़्यादा अथवा कम आवृत्ति वाले समान आयाम की ध्वनि की तुलना में ज़्यादा प्रबल अनुभव होती है। इस रेंज के ऊपर तथा नीचे की ध्वनि अल्ट्रासाउंड या इंफ्रासाउंड हम बोल सकते हैं, जिसे हम सुन नहीं सकते।
एम्पलीट्यूड किसे बोलते हैं? तो एम्पलीट्यूड जो तरंग आई थी ऐसी गई थी, ठीक है। तो देखिए ज़्यादा हाई होगी तो ये जो है इसकी बेस लाइन से इसकी दूरी ज़्यादा होगी, मतलब ज़्यादा हाइट होगी, तो इसे ही एम्पलीट्यूड बोलेंगे। एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा परंतु यहाँ जो है कम है तो एम्पलीट्यूड कम है, तो इसी को आप समझ सकते हैं, ठीक है। साउंड का आयाम भी होता है, इस विशेषता को तारत्व कहते हैं। तारत्व यहाँ देखिए कम है और यहाँ पे अधिक है, ठीक है। तो आप इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक। इसके अलावा साउंड वोलिसिटी, तो साउंड वोलिसिटी मतलब वेग अलग अलग चीज़ों में अलग अलग, जैसे एयर में, हवा में, लकड़ी में, पानी में, अलग अलग प्रकार से अलग अलग इसका वेग होता है। तो देखिए 343 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पे हवा में होता है, और लकड़ी में अगर देखें तो 3960 मीटर प्रति सेकंड होता है। देखिए यहाँ पे 1493 वाटर में हम देखें प्रति सेकंड होता है। तो आप देख सकते हैं इसके बारे में। अब आगे देखते हैं, हम दो चीज़ पढ़ने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं मोनो साउंड और स्टूडियो साउंड। आप ईयरफोन लगाए हो, ईयरफोन मतलब हेडसेट या ईयरफोन, कभी कभी होता है एक कान में आपका साउंड आता है और एक में नहीं आता कोई गाने में, तो आप देखे होंगे वो जो साउंड है वो मोनो साउंड कहलाता है, यानी कि एक तरफ आता है। जब आपके दोनों कान में सुनाई देता है तो इसका मतलब है कि वो स्टूडियो साउंड है। तो यहाँ देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं इसको हम बोलेंगे मोनो साउंड, सिर्फ एक तरफ सुनाई दे रहा है, ठीक है। और इसका मतलब है कि ये जो है स्टीरियो साउंड है, ये दोनों तरफ सुनाई दे रहा है। माइक भी आपको मोनो वाले दिखाई देते होंगे कभी, ठीक है, या फिर हेडसेट, ईयरफोन, ये कभी कभी मोनो साउंड वाले, मतलब एक तरफ सुनाई देने वाले। परंतु ये जो है कैसे है, डबल तरफ, यानी कि डबल साइड है, यानी कि स्टीरियो साउंड है, ठीक है। मोनो साउंड एक तरफ और स्टीरियो साउंड दोनों तरफ। चलिए इसके बारे में देखते हैं। स्टीरियो जो है तो दो या दो से अधिक स्वतंत्र ऑडियो चैनल का उपयोग करके ध्वनि का जो है एक प्रकार से प्रोडक्शन करता है, हमको सुनाई देता है, ठीक है। परंतु मोनो जो होता है, मोनो एकल चैनल होता है, मतलब एक ही क्षेत्र से इसको सुनाई देता है, ठीक। आगे चलते हैं, ये आप एक बार पढ़ लेना, इसको समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। मोनो मतलब सिंगल चैनल का उपयोग करता है, ठीक है, यहाँ देख सकते हो। और स्टूडियो 2 चैनल, ठीक है, लेफ्ट और राइट दोनों का उपयोग यहाँ पे करता है। इसके बाद शीघ्र ही रिकॉर्डिंग स्वयं मल्टी मोनो होने लगी। तो यहाँ देखिए मतलब एक प्रकार से पहले मोनो उपयोग होता था, अब स्टूडियो उपयोग होता है, ठीक है। तो ये जो है दोनों के मध्य हम अंतर देख लेते हैं, परिचय देखते हैं। तो परिचय में देखिए जो मोनो है, मोनो जो ध्वनि है वो एक प्रकार से देखिए एकल चैनल का उपयोग करती है, और ये बहुदिशात्मक यानी कि एक से अधिक चैनल का उपयोग करती है। इसकी लागत, रिकॉर्डिंग और जो उत्पादन है उसकी कम महंगा होता है, मतलब कम लागत आती है, और इसमें जो होता है ये अधिक महंगा होता है, मतलब जो कौन सा स्टूडियो साउंड है वो अधिक महंगा होता है एक प्रकार से। तो हमने क्या देखे यहाँ पे, लागत इसकी जो होती है कम लागत आती है और ये अधिक महंगा होता है क्योंकि स्टूडियो है, ठीक है, डबल चैनल का उपयोग होता है। और यहाँ हम देख सकते हैं रिकॉर्डिंग की अगर बात करें तो रिकॉर्ड करने में आसान होता है, और रिकॉर्ड करने में तकनीकी ज्ञान और कौशल की आवश्यकता होती है। प्रमुख विशेषता क्या है, तो मोनो में हम देखें तो एक चैनल के माध्यम से रूट किया जाता है, और यहाँ पे दो से अधिक चैनल के माध्यम से रूट किया जाता है। इसका उपयोग की अगर बात करें तो मोनो में सार्वजनिक पता प्रणाली, रेडियो शॉक श्रवण यंत्र मतलब सुनने वाला जो सिस्टम होता है, टेलीफोन और मोबाइल संचार, इनमें इसका उपयोग होता है। और यहाँ पे अगर देखें तो सिनेमा में यानी कि जो सिनेमा घर है, ठीक है। इसके बाद है टेलीविज़न, जो एक प्रकार से म्यूज़िक, जो स्पोर्ट्स खिलाड़ी या फिर एफएम रेडियो स्टेशन, इन सभी जगह में जो इसका प्रयोग होता है। चैनल की बात करें तो एक चैनल का प्रयोग होता है और यहाँ दो चैनल का प्रयोग होता है। दोनों में अंतर देख लिए आप, दोनों को जो है समझ गए होंगे। आप देखते हैं साउंड के चैनल। तो साउंड के चैनल आपको समझ में आसानी से जाएंगे, क्योंकि देखिए आप हर एक के घर में जो है मतलब साउंड सिस्टम होगा, नहीं भी होगा तो आप समझ सकते हैं आसानी से। मैं दिखाता हूँ आपको, साउंड सिस्टम तो देखे होंगे। तो साउंड जो होता है मतलब चैनल स्पीकरों का एक समूह होता है। स्पीकर के एक समूह मतलब जैसे एक बूफर है और बूफर के सब बूफर है, जैसे दो सब बूफर है और दोनों इसी से कनेक्ट है, और यहाँ पे ये वायर से कनेक्ट है। इसमें जो है बेस आएगी और इसमें जो है आपका साउंड आएगा। तो यहाँ देखिए 4 स्पीकर, 5 स्पीकर, इस प्रकार से इसके हो सकते हैं। तो साउंड चैनल के प्रकार हम देखें, कुछ मोनो साउंड होते हैं और कुछ स्टीरियो। मोनो साउंड मतलब होता है एक ही चैनल मौजूद होता है और इसमें जो होता है दो चैनल का उपयोग होता है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो साउंड के चैनल को हम देखें 2.1 साउंड। 2.1 का मतलब होता है, 2 मतलब होता है दो सब बूफर होंगे और 1 का मतलब होता है एक मेन बूफर होगा। इसके माध्यम से यहाँ देखिए बूफर मेन वाला होम थिएटर हम देख सकते हैं, और इसमें जो है साउंड आपका आएगा, इसमें आपका बेस आएगा, ठीक है। और 4.0 का मतलब होता है चार जो है सब बूफर ही उपयोग होते हैं, यानी कि एक कमरे में मतलब प्रोजेक्टर रूम है और हम उसमें चारों कोने में एक जो है बूफर लगाना चाहते हैं। चारों जगह हमने बूफर लगा दिए और चारों को जो है हम प्ले कर सकते हैं। तो इस प्रकार का सिस्टम 4.0 साउंड सिस्टम कहलाता है चैनल। और 5.0 का मतलब होता है कि 5 सब ऊपर रहेंगे और एक बेस रहेगा। तो देखिए एक बेस है, 1 2 3 4 5, ये सब ऊपर 5 है। तो इस प्रकार से अगर है तो वो है 5.0 साउंड सिस्टम। 6 चैनल हम बोल सकते हैं।
और यह 7.1 मतलब 8 चैनल का उपयोग हो रहा है। तो डीजे सिस्टम या फिर अन्य कोई सिस्टम, जैसे देखिए बेस आपका इतना बड़ा, और आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 जो है सब ऊपर यहाँ उपयोग हो रहा है। तो 8 चैनल का उपयोग यहाँ पे होता है। बड़े क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि डीजे अगर बात करें वहाँ पे, ठीक है। साउंड सिंथेसिस इन मल्टीमीडिया। आप सिंथेसाइजर मतलब सिंथेसाइजर जो होता है एक प्रकार से क्या करता है, साउंड को उत्पादित करता है, यानी कि साउंड बनाने का काम कौन करेगा, इस साउंड सिंथेसिस जो है वो ही करता है। तो ये देखिए एक प्रक्रिया है, एक साउंड कार्ड म्यूजिक तैयार करता है और उसको साउंड को सिंथेसिस या आइडियो सिंथेसिस कहा जाता है। डायलॉग म्यूजिक मतलब जैसे कोई बोल रहा है उसकी म्यूजिक तैयार करना है, साउंड इफेक्ट उसमें डालना है, तो ऑडियो साधनों या फिर साउंड सिंथेसिस से इसको प्राप्त किया जा सकता है। डिजिटल रूप से कैप्चर किया गया ऑडियो हाई क्वालिटी साउंड रिप्रोडक्शन प्रदान करता है, और यह जो होता है डायलॉग म्यूजिक सीक्वेंस के लिए भी उपयोगी होता है। यानी कि साउंड को बनाने वाली टेक्निक इसको बोलेंगे, साउंड उत्पन्न इसे मतलब साउंड को बनाने की प्रक्रिया को साउंड सिंथेसिस इसको बोल सकते हैं। साउंड सिंथेसिस जो है तकनीक दो तरह की होती है, एफएम सिंथेसिस और वेब टेबल सिंथेसिस, ठीक है। तो एफएम आप सुनेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, मतलब जो एफएम सुनते हैं आप वो भी एक प्रकार से साउंड को सिंथेसिस करता है। और वेब टेबल सिंथेसिस, तो एफएम जो है काफ़ी पुरानी तकनीक है, शुरुआत से इसके चलन है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इसको बोला जाता है, एक रेंज के साथ ब्लेंड करके ऑडियो उत्पन्न कर लेते हैं। ओरिजिनल एनालॉग साउंड जो है डाटा की तरह ही होता है, फाइनल आउटपुट काफ़ी कुछ जो है इलेक्ट्रिक रूप से उत्पन्न ऑडियो पल्सेस से मिलता हुआ सुनाई देता है, प्राकृतिक नहीं है, ठीक है। इस तथ्य के बावजूद कार्ड की कम लागत के कारण जो है मतलब जो है काफ़ी लोकप्रिय हुआ एफएम सिंथेसिस। इसके अलावा जो है देखिए वेब टेबल सिंथेसिस की अगर बात करें तो ओरिजिनल म्यूज़िक उपकरणों के से आती है, और ये जो होती है बिल्कुल मतलब साउंड बिल्कुल वैसी होती है मतलब जैसे हमको ओरिजिनल सुनाई देता है, ठीक है। वेब टेबल सिंथेसिस तकनीक के साथ देखिए यहाँ वेब टेबल सिंथेसिस तकनीक के साथ आने वाले जो साउंड कार्ड है उसमें कई प्रकार बिल्ट इन साउंड यानी कि जुड़े हुए रहते हैं, जो कि अलग अलग तरह के म्यूज़िक उपकरणों के लिए होते हैं, ठीक है। जब किसी विशेष उपकरण से एक नोट प्ले किया जाता है तब कार्ड इसी के जैसे नोट को अपने डिजिटल ऑडियो सैंपल्स के विस्तृत संग्रह में उसको ढूंढता है और इसी तरह की साउंड को तैयार करता है। इस प्रकार अगर देखें तो रिजल्ट साउंड एफएम सेंटेंस की तुलना में काफ़ी बेहतर होता है। तो ये देख सकते हैं आप, देखिए वेब टेबल सिंथेसिस जो साउंड तैयार करने की प्रक्रिया है, और यहाँ एफएम की टेक्निक आप देख सकते हैं। एफएम में ज़्यादातर देखिए एनालॉग आपको देखने को मिलेगा, पर यहाँ पे आपको डिजिटल फॉर्म में देखने को मिलेगा, ठीक। चलिए डिजिटाइजेशन ऑफ साउंड। डिजिटाइजेशन ऑफ साउंड का मतलब क्या होता है, तो देखिए साउंड जो होता है एनालॉग एवं डिजिटल में से किसी एक बेसिक तरीके में स्टोर होता है। मतलब पुरानी टेक्निक की अगर बात करें तो एनालॉग, अभी जैसे मान लीजिए एनालॉग जो है, ठीक है, एनालॉग साउंड हमको जो सुनाई देता है, परंतु अगर कंप्यूटर में प्रोसीड करना है तो उसको डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इन्हीं को हम बोलेंगे फॉर्मेट्स, डिजिटल हो या एनालॉग हो। पहले के फॉर्मेट साउंड को ऐसे रूप में स्टोर करते थे जो ओरिजिनल साउंड वेव की तरह होते थे, और इसे एनालॉग रिकॉर्डिंग कहा जाता था। एनालॉग मतलब इस प्रकार से, ठीक है, क्योंकि साउंड वेव का फॉर्म जो है जिसे वेब फॉर्म कहा जाता है वह रिकॉर्डिंग में ओरिजिनल वेब फॉर्म के जैसा ही होता था। अन्य शब्दों में कहा तो रिकॉर्डिंग वेब फॉर्म ओरिजिनल वेब फॉर्म की कॉपी होता था। इसके अलावा एनालॉग आप देख सकते हैं, देखिए एनालॉग ये वाला, और डिजिटल में आप देख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है, डिजिटल साउंड। चलिए दोनों में देखते हैं। प्लेबैक के दौरान डिजिटल फाइल को वापस एनालॉग में बदल दिया जाता है, इन्हें स्पीकर में फीड किया जाता है। मतलब अगर हमको स्पीकर में सुनाई देगा तो कंप्यूटर में है जब तक डिजिटल है, हमको सुनाई देगा तो कैसा हो जाएगा वो मतलब एनालॉग हो जाएगा। तो एनालॉग से डिजिटल न्यूमेरिकल कन्वर्जन, एनालॉग को डिजिटाइजेशन के द्वारा न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन के एक सीरीज़ में ट्रांसफॉर्म देता है। डिजिटाइजेशन सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन ये हम देख सकते हैं, इससे बनता है। सैम्पलिंग की प्रक्रिया में ओरिजिनल एनालॉग साउंड वेव्स को डिजिटल साउंड में यहाँ पे डिजिटल सिग्नल में बदला जाता है, जिसे सेव करके बाद में रिप्ले किया जाता है। यानी कि डिजिटल साउंड कंप्यूटर में बार बार रिप्ले किया जा सकता है, उसमें एडिटिंग और अन्य चीज़ें यहाँ पे की जा सकती है, ठीक है। इनको आप देख सकते हैं, एक बार पढ़ लेना। आइडियो फाइल फॉर्मेट देख लेते हैं, यानी कि जिस प्रकार हमने इमेज के फाइल फॉर्मेट देखे थे उसी प्रकार हम यहाँ पे ग्राफिक्स के साथ साथ ऑडियो के फाइल फॉर्मेट जैसे MP3 हो गया, .wav हो गया, .au हो गया, .acc हो गया, ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं। चलिए ऑडियो फाइल फॉर्मेट हम देख सकते हैं। विंडोज़ में अगर देखें तो विंडोज़ में ऑडियो फाइल फॉर्मेट जैसे www फाइल में सेव किया जाता है। एप्पल मैकिंटोश में आमतौर पर AIF के नाम से सेव किया जाता है। विंडोज़ क्रिएटिव में VOC फाइल के रूप में सबसे लोकप्रिय देखने को मिलता है।
तो टाइप्स ऑफ ऑडियो फाइल फॉर्मेट में हमको 3 चीज़ें देखने को मिलती है। कौन कौन सी? अनकम्प्रेस्ड, लूजी कंप्रेस्ड और लूज लेस कंप्रेस्ड ऑडियो फाइल फॉर्मेट। सबके कुछ अलग अलग प्रकार है, तो एक एक करके इनको तीनों को हम देख लेते हैं। ठीक है, अब कुछ डिवाइस कुछ फाइल फॉर्मेट सपोर्ट करती है, कुछ नहीं करती है। ठीक है, तो उसके लिए जो है इतने सारे फाइल फॉर्मेट हमको देखने को मिलते हैं। तो अनकम्प्रेस्ड फाइल फॉर्मेट पहला है। तो देखिए यहाँ पे हम देखें तो ऑडियो आर्टिस्ट जो साउंड रिकॉर्ड करते हैं, वो क्रिएट करते हैं, एडिट करते हैं, इफेक्ट देते हैं, इन सभी में जो है ओरिजिनल रॉ आउटपुट निकलता है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? अनकम्प्रेस्ड ऑडियो फाइल फॉर्मेट बोलेंगे। किसको? जो कि आर्टिस्ट के द्वारा, मतलब जो गायक है उनके द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, एडिट किया जाता है, इफेक्ट दिया जाता है, इस सारी चीज़ को किया जाता है। तो वो किस में किया जाता है? अनकम्प्रेस्ड ऑडियो फाइल फॉर्मेट में। ठीक है, इस फॉर्मेट में ओरिजिनली सभी ऑडियो इन्फॉर्मेशन, ऑडियो डिटेलिंग मौजूद होती है, जिसे हम बाद में जो है किसी और ऑडियो फाइल फॉर्मेट में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अनकम्प्रेस्ड होने के कारण आकार काफ़ी बड़ा होता है। और देखिए मान लो 3 मिनट की अनकम्प्रेस्ड ऑडियो फाइल है, तो उसकी फाइल साइज 1 GB के आसपास होगी, बहुत बड़ा होगा। तो नॉर्मली इसका प्रयोग ज़्यादा नहीं होगा, ऐसा मान लीजिए। ठीक है, मतलब विशेष जगह में इसका उपयोग होगा। तो PCM की बात करते हैं, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। तो PCM ऑडियो फाइल फॉर्मेट CD DVD में इस्तेमाल किया जाने वाला कॉमन फाइल फॉर्मेट है। ऑडियो कंप्रेशन नहीं होता इसमें, और रॉ एनालॉग ऑडियो क्रिएट होता है, उसकी डिजिटल रिकॉर्डिंग होती है। ठीक है, दूसरा होता है वेब, यानी कि वेब फॉर्म ऑडियो फॉर्मेट इसको बोला जाता है। मीडिया इंडस्ट्री में इसका उपयोग ज़्यादा होता है। एडिटिंग, मतलब ऑडियो एडिटिंग होती है, एडिटर वेब ऑडियो फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं। अनकम्प्रेस्ड फाइल होने के कारण इसमें ऑडियो इन्फॉर्मेशन और डिटेलिंग ज़्यादा होती है। इससे जो है जो एडिट आउटपुट निकलता है वो काफ़ी ज़्यादा रिच और बेहतर होता है। ठीक है, AIFF की बात करें, ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट, तो ये जो है वेब की तरह ही बहुत इंफॉर्मेशन से भरा होता है। AIF फाइल फॉर्मेट जो है मैक सिस्टम, जो एप्पल के सिस्टम आता है उसमें ज़्यादा सुटेबल होता है। ठीक है, अब दूसरा जो प्रकार है लूजी कंप्रेस्ड ऑडियो फॉर्मेट, तो इसके अंतर्गत हम देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें आती है। तो देखिए इसमें MP3 आती है। ठीक है, तो MP3 जो है आप ज़्यादातर इसका उपयोग करते हैं, काफ़ी पॉपुलर ऑडियो है, स्मार्टफोन वगैरह, कंप्यूटर है, अन्य सभी जो है साइज़ काफ़ी कम होता है। मतलब 5-6 मिनट का सॉन्ग है तो इसको 5 MB के आसपास हम स्टोर कर सकते हैं। टीवी में हो गया, अन्य जगह में इसका उपयोग ज़्यादातर होता है। AACC यानी AAC जो है, देखिए एडवांस ऑडियो कोडिंग इसको बोल सकते हैं, टेक्निकली एडवांस होता है। और ये जो है ऑडियो फाइल के MP3 और AAC ऑडियो फॉर्मेट को कंपेयर करते हैं, तो आपको MP3 के मुकाबले ये जो है अच्छी फाइल देखने को मिलती है AAC। ठीक है, और एंड्रॉयड, iOS, iTunes इनमें देखने को मिलता है, यूट्यूब में। WMA विंडोज़ मीडिया ऑडियो, तो ये जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाए हुए एक विंडो बेस्ड ऑडियो फॉर्मेट है, तो ये समझ सकते हैं WMA। उसके बाद है लूजलेस में देखें तो लूजलेस में भी कुछ प्रकार देखने को मिलते हैं। तो देखिए फाइल लूजी कंप्रेस्ड फाइल से 2 से 5 गुना तक बड़ी हो सकती है, मतलब ये जो दूसरा प्रकार है उससे ज़्यादा। FLAC यानी कि फ्री लूजलेस ऑडियो कोडेक, इस ऑडियो फॉर्मेट का इंट्रोडक्शन हुआ तब से ये जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर, मतलब पॉपुलर हुआ है। सबसे बेहतरीन बात यह है कि जो प्रकार है ऑडियो फॉर्मेट, उसमें ओरिजिनल फॉर्मेट 60% तक कंप्रेस करने के बाद भी उसकी सिंगल बिट इन्फॉर्मेशन भी लूज़ नहीं होती। तो इसका नाम ही है, आप देख सकते हैं, लूजलेस। किसी प्रकार से आप कंप्रेस करेंगे तो वो लूज़ नहीं होगी। ठीक, फिर उसके बाद है ALAC, तो एप्पल लूजलेस ऑडियो कोडेक। तो ये फाइल फॉर्मेट लॉन्च हुआ तब एप्पल अपना फाइल फॉर्मेट था, और कुछ सालों बाद जो है देखिए एप्पल ने रॉयल्टी फ्री ओपन सोर्स घोषित कर दिया ताकि अन्य लोग भी इसका उपयोग कर सकें। ठीक है, iTunes वगैरह इसमें। इसके बाद है मिडी, तो मिडी आप सभी जानते होंगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो है कंप्यूटर साइंस में एक सीरियल इंटरफेस स्टैंडर्ड होता है जो कि म्यूजिकल सिंथेसाइजर इसके लिए कनेक्शन की अनुमति देता है, यानी कि म्यूज़िक को उत्पन्न करने की टेक्निक हम बोल सकते हैं। साथ ही साथ एक यह जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और कंप्यूटर के कनेक्शन को भी सुविधा देता है, कनेक्शन की सुविधा देता है। ठीक है, तो इसको आप एक बार पढ़ लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। ये RM का मतलब होता है रियल मीडिया। तो देखिए रियल मीडिया ऑडियो फाइल स्ट्रीमिंग ऑडियो फाइल है जो कि डाउनलोड होने के साथ भी प्ले की जा सकती है। जैसे स्ट्रीमिंग आप देखते हैं ना, लाइव क्लास अब चल रही है, स्ट्रीमिंग वहीं से आपको प्ले भी हो रहा है और डाउनलोड भी हो रहा है। AVI, तो AVI जो है ऑडियो वीडियो इंटरलेव्ड इसको बोला जाता है। तो ये मल्टीमीडिया फाइल फॉर्मेट है जो कि साउंड और मूविंग पिक्चर को रिसोर्स मतलब इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट में स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ASP एडवांस स्ट्रीमिंग फॉर्मेट है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट को ASF एक एक्सटेंसिबल फाइल फॉर्मेट है, जो कि मतलब ASF का एक्सटेंसिबल फाइल फॉर्मेट है, एडवांस है ASF से।
जो कि सिंक्रोनाइज मल्टीमीडिया डाटा को स्टोर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अनेक प्रकार के नेटवर्क प्रोटोकॉल डाटा डिलीवरी को सपोर्ट करता है। साथ ही MP3 हमने पढ़ ली एक बार, ठीक है, एक बार। इसके बाद WAV फॉर्म जो है वेब फॉर्म, मतलब एक प्रकार से IBM जो माइक्रोसॉफ्ट है और IBM माइक्रोसॉफ्ट और IBM ने इसको डेवलप किया था। और डॉट वेब इसका एक्सटेंशन होता है। विंडोज़ एप्लीकेशन में अगर देखें तो इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं मीडी की। तो मीडी हमने एक बार पढ़ ली, इसका फुल फॉर्म आप देख लीजिए। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस इसको बोला जाता है। एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक जो म्यूजिकल होता है उसके उपकरणों, कंप्यूटर और अन्य उपकरणों को आपस में रियल टाइम में कम्युनिकेट, सिंक्रोनाइज्ड और कंट्रोल करने की क्षमता प्रदान करता है। मतलब मीडी केवल म्यूजिक स्टोर करता है या निर्देश होते हैं, वास्तविक साउंड डेटा के बदले इस्तेमाल होता है। यह निर्देश साउंड को दोबारा बनाने के लिए ज़रूरी नोट्स, समय अवधि को शामिल करने, क्योंकि मीडी फाइल्स में जो है डाटा की जगह निर्देश होते हैं, डाटा नहीं होते, निर्देश होते हैं। जैसे आप देखिए एक जो मतलब एक प्रकार से केसुआ है, हम बजाते हैं तो उसमें भी मीडी साउंड उत्पन्न होता है और उसको कन्वर्ट करके साउंड में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ हम देखें तो ये देखिए ये वाला जो इससे मीडी साउंड उत्पन्न होगा और यहाँ से जो है इसमें कन्वर्ट होगा और यहाँ से स्पीकर में सुनाई देगा।